हेलो एवरीवन। हम सेल साइकिल एंड डिवीजन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस वन के प्रोफेज वन के पांचों फेजेस के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्रोफेज वन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्रोफेज वन के लिप्टोटीन में देखा था कि डीएनए का कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट लिप्टोटीन। जो जाइगोटीन है उसमें साइनेप्सेस होते हैं, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इनके साथ आने पर इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। जो पैकेटीन स्टेज है उसमें ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं और अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। ये मटेरियल एक एंजाइम जैसे रिकॉम्बिनेज बोलते हैं उसकी हेल्प से ये एक्सचेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन स्टेज, जिसमें ये सैनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होने लगते हैं और ये जो क्रॉसिंग ओवर का एरिया था ये धीरे धीरे टर्मिनल एंड पर आ जाता है। अब डिप्लोटीन स्टेज में कुछ वर्टिब्रेट्स के जो oocytes हैं, यानी कि जो फीमेल एग की फॉर्मेशन होती है उसमें जो उसे oocyte बोलते हैं, और उस oocyte की फॉर्मेशन में जब डिप्लोटीन स्टेज आती है तो वहीं की वहीं स्टिल रह जाती है, वो आगे डाइकाइनेसिस में नहीं बढ़ती। ऐसा कुछ वर्टिब्रेट्स में होता है, वो कुछ मंथ तक डिप्लोटीन तक ही अटकी रह सकती है या कुछ ईयर्स तक भी, कुछ सालों तक भी। डाइकाइनेसिस स्टेज में ये जो कियास्माटा जो टर्मिनल एंड तक क्रॉसिंग ओवर पोजीशन आ गई थी वो ख़त्म हो जाती है। अब डाइकाइनेसिस स्टेज में इस कियास्माटा का ख़त्म होना ही इंडिकेट करता है कि अब जो सेल है वो मेटाफेज वन में, वो मेटाफेज वन स्टेज पर पहुंच गया है। तो अब हम इस लेक्चर में मेटाफेज वन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में जो हमने बाइवेलेंट पढ़े थे, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अब उनके बीच में क्या हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। ये मटेरियल इनका एक्सचेंज हुआ है। ये जो बाइवेलेंट है, ये मेटाफेज प्लेट जो होती है, क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो और साथ में स्पिंडल अपरेटस जो है वो पूरा सेट हो चुका है। ये बाइवेलेंट जितने भी हैं ये इस इस तरह से मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे। और इनके बीच में ये एक बाइवेलेंट था, ये एक बाइवेलेंट, और ये तीसरा बाइवेलेंट। हमने माइटोसिस में पढ़ा था, माइटोसिस में कि क्रोमोसोम्स इस तरह से अलाइन कर जाते हैं। ये इनकी मेटाफेज प्लेट होती है, ये क्रोमैटिड इधर चले जाते हैं, ये क्रोमैटिड इधर चले जाते हैं। मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं। लेकिन मेटाफेज वन एक मियोसिस का फेज़ है, मियोसिस वन का फेज़ है। तो इसमें बाइवेलेंट अलाइन करते हैं, यानी कि दो मेटाफेजिक प्लेट्स बनती हैं। दो मेटाफेजिक प्लेट बनने की वजह से ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा और ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा। इस तरह से इनकी सेग्रीगेशन होगी। यहाँ बनती है टू मेटाफेजिक प्लेट्स। माइटोसिस में वन मेटाफेजिक प्लेट है या इक्वेटोरियल प्लेट कह सकते हैं। यहाँ पर दो स्पिंडल अटैच हैं एक क्रोमोसोम पे। एक क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम हैज़ टू स्पिंडल फाइबर।
और यहाँ मेटाफेज वन में क्या होगा, इस तरह से इस एक क्रोमोसोम पर एक अटैच्ड है, एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच है। यहाँ एक क्रोमोसोम पर दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं दोनों साइड से, एक क्रोमोसोम पर दो स्पिंडल फाइबर अटैच हैं और यहाँ पर एक क्रोमोसोम पर सिर्फ एक साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच है। अब एक तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच है यानी कि इस क्रोमोसोम को दूसरी तरफ खींचने वाला कोई नहीं है, तो इसके क्रोमैटिड्स अलग नहीं होंगे। ये कंप्लीट क्रोमोसोम इस तरफ आ जाएगा, ये कंप्लीट क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा। तो इस वजह से अमाउंट ऑफ डीएनए यहीं पर आधा हो जाएगा। वन क्रोमोसोम वन स्पिंडल फाइबर, ये होता है मियोसिस वन के मेटाफेज वन में। आई होप मेटाफेज ऑफ माइटोसिस और मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इससे नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में सिर्फ वो अलाइन हुए हैं। ये एक मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन होता है, ये दो मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन होते हैं और एक क्रोमोसोम पर सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ये कंप्लीट। और यहाँ पर कौन से क्रोमोसोम्स आते हैं, बाइवेलेंट आते हैं। ये नहीं कि कोई भी क्रोमोसोम यहाँ आ जाएगा कोई भी यहाँ आ जाएगा, वही क्रोमोसोम्स जिन्होंने आपस में अपना डीएनए एक्सचेंज करा है वही अलाइन होते हैं इस तरह से एक दूसरे के सामने। नेक्स्ट इज एनाफेज वन। एनाफेज वन में क्या होता है कि अब वही जो बताया, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ये एक बाइवेलेंट था, ये दूसरा बाइवेलेंट था, सॉरी ये एक सिंगल बाइवेलेंट है, ये दूसरा बाइवेलेंट, ये इसकी मेटाफेजिक प्लेट, ये इसकी मेटाफेजिक प्लेट, और ये इस तरह से इस तरफ को माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। एनाफेज में जो माइग्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। अब यहाँ पर समझ लो इन्होंने अपना मटेरियल एक्सचेंज करा था, तो इस क्रोमोसोम का इस तरफ जाना डिपेंड नहीं करता कि ये क्रोमोसोम इस तरफ जा रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा कि मेरे को भी इसी तरफ जाना है, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये जो बाद में जो ये अकेले रह जाते हैं इन्हें बोलते हैं यूनिवेलेंट डायड। जब ये सेपरेट हो गए, अब बाइवेलेंट से निकलकर ये जब अपने होमोलोगस क्रोमोसोम से सेपरेट हो गए तब ये बनते हैं बाइवेलेंट डायड। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इस तरफ और ये इस तरफ। यहाँ पर इस स्टेज पर क्या लगता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि इसका जो सेपरेट होना है वो इसके सेपरेट होने पर डिपेंड नहीं करता। अभी फ़िलहाल इतना समझ लो, जो इसके जो मेंडल के लॉज हैं ये क्लास 12th का पार्ट है, लेकिन वो एनाफेज वन पर एक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट, ये जो है इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थोड़ा सा अगर हम लिख लें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो कहता है कि सेग्रीगेशन, इनका अलग होना, सेग्रीगेशन मतलब अलग होना, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, एक पेयर कैसे सेग्रीगेट हो रहा है वो दूसरे पेयर पर डिपेंड नहीं करता। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज independent to segregation of another pair। एक पेयर का सेग्रीगेशन, ये एक पेयर था, इसका सेग्रीगेशन, इसका अलग होना, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये दोनों कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये वाला इस तरफ जा रहा है और ये वाला इस तरफ जा रहा है, ये डिपेंड नहीं करता है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता इनका सेग्रीगेशन होना। ये लॉ बनाया है मेंडल ने। इसके बाद आती है हमारी टीलोफेज स्टेज।
टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अब इसमें वही इस तरह से क्रोमोसोम ये यहाँ पर जा चुके हैं, ये यूनिवेलेंट डायाड्स अलग अलग इकट्ठे हो चुके हैं, यूनिवेलेंट डायाड इस तरफ इस तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस करते हैं बट नॉट कंप्लीटली। मतलब जैसे हमने माइटोसिस के टीलोफेज में पढ़ा था कि पोल्स पर जाते ही, सेपरेट होते ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वापस क्रोमैटिन में चेंज हो जाते हैं। ये भी डीकंडेंस हो जाते हैं लेकिन कम्प्लीटली डीकंडेंस नहीं होते, कम्प्लीटली डीकंडेंस नहीं होते। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर कर जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं कि वो कम्प्लीटली अपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अपीयर होना या न्यूक्लियोलस का दोबारा से आना, वो कम्प्लीटली अपीयर नहीं होते। वो बहुत ही मतलब एक हिंट होता है कि हाँ अब ये इंटरकाइनेसिस स्टेज पर आ गए, यानी कि टीलोफेज 1 से टीलोफेज 1 पर हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीट। अब मियोसिस 2 में मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2। इन दोनों फेजेस के बीच में जो ये गैप होता है इसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। अगर सेल साइकिल पर मैं तुमको दिखाऊं, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बनाए तो ये G1 था, ये S था, ये G2 था, ये एक ये था प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर आता है इंटरकाइनेसिस, फिर आता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये आती है मियोसिस। अब क्लियर हो? अभी हम हैं यहाँ इंटरकाइनेसिस पर, यानी कि मियोसिस जो पहली वाली मियोसिस है वो कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गई है। टीलोफेज 1 की स्टेज पर हल्का हल्का सा न्यूक्लियर एनवेलप इसके अराउंड, इन क्रोमोसोम्स के अराउंड अपना अपना आ जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई अभी, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। न्यूक्लियस जो है उसके आसपास अपना अपना मटेरियल आ जाता है और वो थोड़े टाइम बाद वो अगेन वो डिसअपियर हो जाता है मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में। वो दोबारा जब डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी नहीं हुई। प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 में न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये अगेन डिसअपियर, ये दोबारा डिसअपियर कर जाते हैं, क्रोमोसोम्स दोबारा कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जितने भी थोड़े से वो टीलोफेज 1 में थोड़े से वो डीकंडेंस हुए थे वो वापस दोबारा कंडेंस हो जाते हैं। फिर आती है ये जो मियोसिस 2 की स्टेजेस हैं, ये बहुत सिंपल हैं और माइटोसिस से मैच करती हैं। फिर आता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में अगेन ये जो सेल हैं ये कुछ इस तरह से इनकी अपनी अपनी टेरिटरी बन चुकी है, यूँ समझ लो। फिर मेटाफेज 2 में ये मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन कर जाएंगे, ये अलग न्यूक्लियस वाला है जो डिवाइड हुआ, ये अलग, और ये इनका स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुका है, स्पिंडल अपरेटस, और इनके साथ जुड़ चुके हैं स्पिंडल फाइबर। ये फिलहाल एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं, ये अलग अलग डिविजन्स देख रहे हो, उसके बाद ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 इस तरह से 4 सेल तुमको दिख जाएंगे।
साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, सेल अभी भी एक ही है, उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन चल रहा है। ये कंप्लीट माइटोसिस की तरह तुमको दिख रहा होगा एक साइड, दूसरी साइड भी माइटोसिस की तरह दिख रही होगी, लेकिन हम मियोसिस का मेटाफेज 2 पढ़ रहे हैं। इसमें ये सेम आ जाएगा जैसे माइटोसिस में पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल जुड़ा है, सॉरी 2 स्पिंडल जुड़े हैं। एक इसको खींच, ये वाला स्पिंडल इस क्रोमैटिड को खींचेगा और ये वाला स्पिंडल इस क्रोमैटिड को खींचेगा, तो अब एक सिंगल सिंगल क्रोमैटिड्स हो जाएंगे और इसमें बनती है एक मेटाफेजिक प्लेट। जबकि मेटाफेज 1 में हमने पढ़ा था 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बन रही थी। तो जो मियोसिस 2 है ये बहुत ज़्यादा माइटोसिस से मैच करता है। नेक्स्ट इज एनाफेज 2। एनाफेज 2 भी बहुत सिंपल है। एनाफेज 2 में ये अलग हो जाएंगे, इस तरह से ये ट्रैवल करते हैं। आर्म्स विद आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, जब खींचते हैं तो सेंट्रोमियर से खींचते हैं, तो उससे जो आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ ऐसे लटकती हुई दिखाई देती हैं। ये इस तरफ को जा रहे हैं, ये इस तरफ को जा रहे हैं, ये इस तरफ को जा रहे हैं, और इस तरफ को मूवमेंट जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन एनाफेज 2 में हो रही है। क्रोमोसोम यहाँ स्प्लिट करते हैं एंड मूव टू ऑपोजिट पोल्स। यहाँ पर ये मटेरियल कितना आ जाता है, इसकी प्लॉइडी कितनी है n, ये n प्लॉइडी तो उसी में हो गई थी, हमारे मियोसिस 1 में ही हो गई थी n, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो अब और भी ज़्यादा हाफ हो गया। जब हम स्टार्टिंग में हम मियोसिस जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास डीएनए मटेरियल कितना है, 4C है। G2 में कितना बना, 4C बना। मियोसिस 1 में वो 2C हो गया और मियोसिस 2 में वो सिर्फ C रह गया। इसीलिए मियोसिस 1 को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और मियोसिस 2 को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये कितना है, ये भी इसकी प्लॉइडी n है और अमाउंट ऑफ डीएनए C, n एंड C, ये भी कितना आएगा n और C। 4 सेल बनेंगे जिनकी प्लॉइडी आधी है टू द पेरेंट सेल और जिनका डीएनए 1/4 है, सॉरी जिनका डीएनए कितना है, हाफ है टू द पेरेंट सेल। टीलोफेज स्टेज में लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस की लास्ट स्टेज है टीलोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं और अपने अपने डिस्क्रीट मटेरियल में टूट चुके हैं, डिस्क्रीट मटेरियल में टूट गए हैं। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस कर देते हैं एंड दे फॉर्म क्रोमैटिन, यानी कि अपनी क्रोमैटिन फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में वापस आ जाते हैं। और जो ऑर्गेनेलीज हैं वो वापस आ जाती हैं, ऑर्गेनेलीज दोबारा फॉर्म हो जाती हैं, ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, सेम जैसे माइटोसिस में हुआ था। जब ये मटेरियल, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, ये अलग हो जाता है, साथ में इनके मान लो ये ऑर्गेनेलीज है, मान लो ये 3 डॉट्स क्या हैं, ऑर्गेनेलीज, इनको अपनी ऑर्गेनेलीज भी मिल गई हैं, ठीक है। इनके बाहर अपना अपना क्या कहते हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डेवलप हो चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया है। उसके बाद जो सेल है वो अपनी करता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल की डिवीजन, और हमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। रिजल्ट क्या है, आफ्टर साइटोकाइनेसिस रिजल्ट क्या है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स।
हैप्लॉइड मतलब एन और सी, एन प्लॉइडी है और सी अमाउंट ऑफ डीएनए है। अब देखो जो हमने सेल साइकिल में पढ़ा था, G1 S G2, और ये है हमारी माइटोसिस। G1 में हमारी प्लॉइडी थी 2N और अमाउंट ऑफ डीएनए था 2C। जब G2 आता है, यहाँ पर सब चीज़ें डबल हो जाती हैं, G2 आता है तब प्लॉइडी तब भी 2N रहती है, हम तब भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ही रहते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए हमारा 4C हो जाता है। यहाँ से जब हम आते हैं इधर, फिर जब इस G2 फेज से माइटोसिस करवाकर हम अपनी डिवीजन, वो सेल अपनी डिवीजन करवाता है, तब वो वापस 2N और 2C फॉर्मेशन में हो जाता है, यानी कि 4C यहाँ से दोबारा 2C हो जाता है और प्लॉइडी चेंज नहीं होती माइटोसिस में, वो वही रहती है। 2N 4C से वो 2N 2C में चेंज हो जाता है, जो ओरिजिनल पेरेंट सेल से मैच करता है, जो इनिशियली 2N 2C था। जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो 2N और 2C होती हैं, और दो डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड भी लिख लेते हैं। अब अगर हम मियोसिस का साइकिल देखें, यहाँ G1 S G2 अगेन डिप्लॉयड पेरेंट है 2N और 2C, उसका जो है वो डीएनए मटेरियल है उसका। यहाँ पर आते आते वो स्टिल डिप्लॉयड है और उसके पास मटेरियल कितना है 4C। यहाँ पर डिवाइड हो गया, मटेरियल डबल हो गया। यहाँ पर आती है इंटरकाइनेसिस, यहाँ पर आती है मियोसिस 1 और यहाँ पर आती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जब सेल एंटर करता है तब उसके पास 2N और 4C होता है, 2N 4C होता है। यहाँ से जब वो एक डिवीज़न अपनी कंप्लीट करता है तो उसके पास दो सेल बनते हैं, जिसमें N और 2C हो जाता है, 2N हाफ होगा, N बन जाएगा, 4C हाफ होगा तो 2C बन जाएगा। एक और सेल बनता है N और 2C वाला। अब इसमें जो प्लॉइडी है, पहले डिप्लॉयड था अब हैप्लॉयड बन गया है, तो इस डिवीज़न को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, कि इसमें हाफ प्लॉइडी हमारी हाफ हो गई है, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म नहीं रहे अब, यानी कि जो सेल है वो डिप्लॉयड नहीं रहा, अब वो हैप्लॉयड हो गया, जबकि माइटोसिस में वो कंप्लीट साइकिल में डिप्लॉयड ही रहता है, लेकिन मियोसिस में वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाता है इन मियोसिस 1। इसे बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। N और 2C ये दोनों डॉटर सेल्स इंटरकाइनेसिस क्रॉस करके जब मियोसिस 2 कंप्लीट करती हैं, तब ये भी दो सेल्स में डिवाइड करती हैं और ये भी दो सेल्स में डिवाइड करती है। हैप्लॉयड कंटेंट जो है वो सेम रहता है और अमाउंट ऑफ डीएनए अगेन हाफ हो जाता है। हैप्लॉयड कंटेंट सेम रहता है, N एन सी, N C N C। अब N हैप्लॉयड, सभी की सभी हैप्लॉयड है और ये 2C आगे जाके डिवाइड हो जाता है C और C में। ये भी डॉटर सेल जो बनी थी वो भी N और C में दो डॉटर सेल्स को और दो डॉटर सेल्स अराइज होती हैं। कंप्लीट मियोसिस से 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स अराइज होती हैं। अब मियोसिस 2 में जहाँ से जिस प्लॉइडी से N प्लॉइडी थी, यहाँ हैप्लॉयड थे, वहीं से स्टार्ट किया था, उसका जो रिज़ल्ट है वो भी हैप्लॉयड है, वहीं पर एंड हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न कि इसमें प्लॉइडी और ज़्यादा आगे नहीं टूटी है, N/2 कुछ नहीं होता कि N/2 में टूट गया, ऐसा नहीं है। तो मियोसिस 1 में डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंटेंट हो जाता है, तो इसलिए उसे रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। और मियोसिस 1 से मियोसिस 2 के बीच में जो इक्वेशनल डिवीज़न होती है, जिससे 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स हमें मिलती हैं। आई होप ये माइटोसिस और मियोसिस का जो सेल साइकिल है इसका डिफरेंस क्लियर हुआ होगा।
यूजुअली मियोसिस जो है वो मतलब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि मियोसिस का महत्व क्या है हमारे जो लाइफ है उसमें मियोसिस का महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जो हमारे गैमीट्स हैं उनकी फॉर्मेशन मियोसिस की वजह से होती है। हमारे जो गैमीट्स हैं वो मियोसिस की वजह से उनकी फॉर्मेशन होती है। वो हैप्लॉइड होते हैं और उनमें डीएनए कंटेंट ऐसा होता है। अब देखो क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ सकते हैं कि जो मियोसिस है इसमें जो हमारे गैमीट्स हैं वो NC, ये एक सिंगल हमारा इस तरह से जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉइड सेल होता है। जब एक फीमेल गैमीट एक मेल गैमीट से मैच करते हैं जो NC है, देखो हमारा पेरेंट सेल जो है वो 2N, वो तो डिप्लॉयड है और उसमें डीएनए कंटेंट भी कितना है 2C है। लेकिन जो गैमीट फॉर्मेशन हुई उसमें N और C है। अब N और C अगर आगे ग्रो करेगा तो वो तो एबनॉर्मल, वो तो पेरेंट से मैच नहीं हुआ, वो तो एक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा वो ऑर्गेनिज्म। तो मियोसिस में क्या होता है कि सेल या यूं कह लो कि एक तो अगर ये खुद आगे मतलब कोई सेल है जो हैप्लॉइड है, सी है, लेकिन उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड है, वो आगे नहीं ग्रो कर पाएगा। गैमीट्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारा सेल है वो आधा हो जाता है एन और सी में कि जब उसको एक और गैमीट मिलता है फ्यूज़ करने के लिए, तब ये पेरेंट सेल का रिजल्ट देते हैं। मतलब पेरेंट सेल जैसा नहीं, जो पेरेंट सेल में प्लॉइडी है और जो कंटेंट है डीएनए कंटेंट है ये उसके जैसा बनता है 2N और 2C, जो कि नॉर्मल है टू दी स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ है मान लो वो डिप्लॉयड स्पीशीज़ है और उसमें 2C कंटेंट है, वो स्पीशीज़ अपना जब गेमीट बनाती है और वो गेमीट जब दूसरे गेमीट से फ्यूज़ करता है तो नॉर्मल स्पीशीज़ वाला सेल ही बन रहा है। अब ये आगे ग्रो कर सकता है, इट कैन ग्रो। मियोसिस ये करती है, एक तो मियोसिस मतलब जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है हर स्पीशीज़ का उसको वापस अचीव करने में हेल्प करती है कि यहाँ पर जो सब कुछ हाफ हो गया था, 1/4 हो गया था या हाफ हो गया था, देखो 2N कंटेंट से N कंटेंट हो गया है तो ये तो हाफ हुआ है। G2 की बात करें 4C से C रह गया है तो ये 1/4 हुआ है। अब जब भी क्वेश्चन में आ सकता है इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, G1 के कंपैरिजन में जब पूछे तो कंटेंट डीएनए कंटेंट और प्लॉइडी दोनों हाफ हुए हैं, लेकिन G2 के कंपैरिजन में प्लॉइडी हाफ हुई है लेकिन डीएनए कंटेंट 1/4 हुआ है। ये 4C था, ये सिर्फ C रह गया है। एक तो ये जो क्रोमोसोम कंजर्वेशन है ये करता है, क्रोमोसोम नंबर कंजर्व और इसकी पैकेटीन स्टेज में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है। अब वेरिएशन हमारी एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्पफुल फॉर एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन होगा तो सर्वाइवेबिलिटी बेटर होगी। अब मियोसिस भी अलग अलग तरह की हैं, टाइप्स ऑफ मियोसिस। टाइप्स ऑफ मियोसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में क्या बनाना है उस बेस पर मियोसिस के टाइप्स होते हैं। जैसे कि स्पोरिक मियोसिस क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स करना है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जब स्पोर्स का फॉर्मेशन करना हो तब जो मायोसिस होती है सेल्स में उन्हें स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। टू प्रोड्यूस स्पोर्स या फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स किस में होती है, प्लांट्स में भी होती है, फंजाई में होती है एंड सम प्रोटिस्ट।
कुछ प्रोटिस्ट में भी स्पोरिक मियोसिस होती है, उन्हें भी अपने स्पोर बनाने होते हैं। इसमें क्या होता है, प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। प्लांट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, उसके अंदर ये मियोसिस होती है। ओके, स्पोरेंजिया ऑफ एंजियोस्पर्म्स के एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ऐसे टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जिनके अंदर जिन प्लांट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है। अब स्पोरेंजिया दो तरह के हो सकते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में जब मियोसिस होती है तब वो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। मेगास्पोरेंजिया में जब मियोसिस होती है तब वो मेगास्पोर्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर्स मेल स्पोर्स होते हैं और मेगास्पोर्स फीमेल स्पोर्स होती हैं। अब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ एंड दे फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट आगे नॉर्मल प्लांट बॉडी बनाता है, आगे ग्रो कर जाता है। और ये स्पोरिक मियोसिस किस में होती है, ये होती है ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं उसकी कैप्सूल में, उसका जो कैप्सूल है उसमें हमें स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलती है। अब एक होती है जाइगोटिक मियोसिस, दूसरी होती है जाइगोटिक मियोसिस। देखो, स्पोरिक मियोसिस वो होती है जिससे स्पोर्स बनते हैं, जिससे स्पोर्स बने। कौन से स्पोर्स बने, मेल और फीमेल स्पोर्स बने, जिन्हें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बोलते हैं। ये मियोसिस की वजह से बने। जाइगोटिक मियोसिस क्या है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। इट हैपन्स इन जाइगोट, ये जाइगोट बनाने के लिए नहीं, जाइगोट जब बन जाए तब जाइगोट की मियोसिस होगी। ठीक है, यानी कि एन और सी वाले मान लो मेल और फीमेल स्पोर्स थे, ये दोनों फ्यूज़ कर गए। फ्यूज़ करने के बाद इन्होंने सेल बनाया 2N और 2C। ये जब जाइगोट बन गया, अब इसके अंदर मियोसिस होगी और ये मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा NC वाले। अब इसमें मियोसिस क्यों हुई, क्योंकि हो सकता है जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है, जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है उसका DNA कंटेंट इस तरह का है, N और C वाला। N और C वाला कंटेंट था, यानी कि G1 फेज़ में ये था, फिर S फेज़ हुआ, S फेज़ से G2 फेज़ में जब आया, S फेज़ में सब डबल हो गया, 2N और 2C हो गया। 2N और 2C जो था वो बिल्कुल ये देखो जाइगोट से मैच करता है। N और C, N और C सब समझ में आ रहा है। मतलब G2 से ये ऐसा नहीं हुआ, ये दोनों अलग अलग थे जो फ्यूज़ कर गए और जाइगोट इस कंडीशन में पहुंच गया। वो जाइगोट मियोसिस करके ऐसा बनाएगा। लेकिन जब हम नॉर्मल सेल साइकिल से देखें तब भी G2 में ये चीज़ें डबल हो रही हैं जो जाइगोट से मैच कर रही हैं। इसलिए जाइगोट को मियोसिस करके स्टेज पे आना पड़ेगा, जैसे G2 को मियोसिस करके इस स्टेज पर आना पड़ेगा। तो ये स्पीशीज़ हो सकती हैं कि वो ऑलरेडी हैप्लॉइड ही हों, जैसे हम लोग ह्यूमंस आर डिप्लॉयड, हमारी ओरिजिनल स्पीशीज़ डिप्लॉयड ही है। तो उस चीज़ को कंजर्व, हमारे क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए हमारे जो गैमीट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए वो हैप्लॉइड गैमीट से ही फ्यूज़ करके वापस डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। उसी तरह से इसकी जाइगोट में मियोसिस इसीलिए होती है ताकि इसका कंटेंट दोबारा से आधा हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल स्पीशीज़ का जो कंटेंट है वो आधा चल रहा है। ये डिफरेंस क्लियर हुआ। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं, जैसे ये एल्गी में होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह लो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है ये हम पढ़ेंगे, एक और चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम्पल है एल्गी, केल्प आ जाता है इसमें एग्जाम्पल, पॉलीसिफोनिया आ जाता है, और एक डिप्लॉन्टिक एल्गी है, जिसका नाम है फ्यूकस।
इसमें भी हो जाता है। यहाँ पर हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ जनरल टर्म्स देखेंगे, जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी। इसमें होता है कि ये है हमारा क्रोमोसोम, इसका जो ये सेंट्रोमियर है ना, इसके आसपास होता है ये कोहेसिन प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्टेड बाय एपीसी। एपीसी क्या होता है? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो मतलब 3 4 5 6 या जितने भी, वो एक साथ काम करते हैं और एक ही तरह का काम कर रहे हैं, इसीलिए उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के अराउंड क्या होता है? कोहेसिन प्रोटीन। इस कोहेसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है एपीसी। एपीसी क्या होता है? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज को प्रोमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स। एनाफेज में क्या होता है, जिसमें ये जो एक सिंगल क्रोमैटिड है ये अलग जाता है, ये क्रोमैटिड अलग जाता है। एनाफेज में माइग्रेशन हो जाता है ना, क्रोमोसोम ऐसे टूट जाता है, एक क्रोमैटिड दोनों क्रोमैटिड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये जो है ये एनाफेज इस तरह से काम करता है, जिसके रिजल्ट में ये क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। कोहेजन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया गया है बाय एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब अगर नाउ इफ स्पिंडल इज नॉट फॉर्म्ड, अब अगर स्पिंडल का फॉर्मेशन ही ना हुआ हो, यानी कि ये जो सेल है यहाँ पर हमारे सेंट्रोमियर लगे हैं, अब इस सेंट्रोमियर से स्पिंडल ही ना निकले तो सेल जब डिवाइड करेगा तो ये दोनों क्रोमैटिड्स एक ही सेल में चले जाएंगे। उस चीज़ को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, कि नॉट फाउंड बोथ क्रोमैटिड्स माइट एंटर सेम सेल। अब तो एक ही सेल में जब सेल डिवाइड करेगा तो ज़रूरी थोड़ी है इक्वल इक्वल, इनको तो खींचा ही नहीं किसी ने, स्पिंडल ही तो इनको खींचने का काम करता है। स्पिंडल नहीं बनेगा तो ये दोनों खींचेंगे ही नहीं, सेंटर में ही रहेंगे। सेंटर में रहेंगे तो सेल कहीं से तो डिवाइड करेगा, तो किसी एक सेल में ये दोनों के दोनों क्रोमैटिड्स चले जाएंगे, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स एक ही सेल में चले जाएंगे। बोथ क्रोमैटिड्स माइट एंटर सेम सेल, एंटर सेम सेल। अब इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, कि जितने नंबर होने चाहिए थे उससे एक ज़्यादा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब स्पिंडल का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? स्पिंडल नॉट फॉर्म, स्पिंडल क्यों नहीं फॉर्म होगा? ड्यू टू कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या है? कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होने देता। मेटाफेज में जब स्पिंडल बनने होते हैं तब उनका फॉर्मेशन नहीं होने देगा कॉल्चिसिन। एक ये कंडीशन आ गई पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीटीनी क्या होती है? देखो, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, एक कॉल्चिसिन करके एक केमिकल है जो स्पिंडल नहीं बनाता, जो स्पिंडल नहीं बनाएगा। कॉल्चिसिन की वजह से स्पिंडल नहीं बना, स्पिंडल की वजह से क्रोमोसोम पर स्पिंडल जब बना ही नहीं तो अटैच भी कुछ नहीं हुआ। कोहेसिन को एपीसी ने डाइजेस्ट कर लिया, दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो गए। अलग होने के बाद भी इन्हें मेटाफिजिक प्लेट से पोल्स की तरफ किसी ने नहीं खींचा, क्योंकि स्पिंडल ही नहीं बने थे। जब स्पिंडल नहीं बने तो सेल डिवीजन के वक्त ये दोनों एक ही सेल में चले जाएंगे, तो उससे पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ जाएगी। पॉलीटीनी में क्या होता है, स्पिंडल डू फॉर्म, स्पिंडल बनते हैं, स्पिंडल डू फॉर्म, बट कोहेजिन डाइजेस्ट नहीं हुआ, कोहेजिन डज नॉट डाइजेस्ट। जो एपीसी था वो कोहेजिन को डिसॉल्व कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। मान लो एपीसी ही नहीं बना, तो एपी उसकी वजह से
ये जो कोहेजन, एपीसी का काम क्या है? कोहेजन को डाइजेस्ट करना। जब ये कोहेजन डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ये जो प्रोटीन है कोहेजन प्रोटीन जिसने इन दोनों क्रोमैटिड्स को साथ में रखा हुआ, ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो ये जो क्रोमैटिड्स अलग होने थे ये अलग ही नहीं होंगे, ये प्रोसेस होगा ही नहीं, क्रोमोसोम ऐसा का ऐसा ही रहेगा और ये पूरा का पूरा एक पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीटिनी। यानी कि काम वही है कि पूरा का पूरा क्रोमैटिड जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो किसी एक सेल में जा रहा है। अब वो किस तरह से जा रहा है? वो कंप्लीट क्रोमोसोम बिना अलग हुए अपने क्रोमैटिड्स में, वो क्रोमैटिड्स में अलग नहीं हुआ, वो कंप्लीट एज इट इज़ एक तरफ चला गया। एक, क्योंकि स्पिंडल तो बने हैं ना, स्पिंडल बने हैं, मान लो ये वाला जो है इसका कोहेजन प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, बाकियों का हो गया। बाकी इस तरह से पड़े हैं मेटाफिजिक प्लेट पे, इस तरह से पड़े हैं। यहाँ से सेंट्रोसोम ने स्पिंडल निकाला, स्पिंडल निकाला। अब इसका कोहेजन प्रोटीन तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, एक नहीं होगा, ये एक तरफ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा एक तरफ चला जाएगा। अब इनके पास, इनका तो डिज़ोल्व हो चुका है, ये अलग अलग बैठे हैं यहाँ पर, ये अलग अलग आ जाएंगे। तो किसी एक सेल के पास एक क्रोमैटिड एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसको बाद में हम क्रोमोसोम ही बोलते हैं, तो उस कंडीशन को पॉलीटिनी बोलते हैं। यहाँ पर भी ये दोनों एक ही सेल में जा रहे थे, लेकिन रीज़न क्या है वो इनकी प्रॉब्लम डिसाइड करता है। अगर कॉल्चिसीन की वजह से स्पिंडल नहीं बना तो पॉलीप्लॉइडी है, अगर स्पिंडल बना लेकिन कोहेजन प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसे पॉलीटिनी बोलते हैं। इसकी वजह से डीएनए का अमाउंट डबल हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक ही का कोहेजन नहीं बना, अगर एपीसी बना ही नहीं, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो इस कोहेजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो किसी का भी नहीं हुआ होगा या हुआ भी होगा, क्योंकि किसी भी तरह का डिसऑर्डर किसी भी तरह से आ सकता है ना। सिर्फ एक का ही रह गया या सभी का रह गया तो एक ही में सभी के सभी चले जाएंगे, तो उससे डीएनए डबल हो सकता है पर क्रोमोसोम, उसे पॉलीटिनी कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी है, वो है मियोसिस के न्यूमेरिकल्स। मियोसिस के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं? मियोसिस के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं? हमें बेसिक चीज़ पकड़नी है सबसे पहली, या सिर्फ लिखते हैं न्यूमेरिकल्स। मियोसिस में एक सेल 4 सेल बना रहा है, 1 पेरेंट 4 डॉटर सेल्स। ओके, मियोसिस में एक पेरेंट से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और माइटोसिस में एक पेरेंट से 2 डॉटर बनती हैं। अब प्लांट्स में हमें एक स्पेशल चीज़ पढ़नी है कि एक मेल्स के केस में जब हमने मेल स्पोर बनाना है, ओके, या पोलन ग्रेन बनाना है जैसे कह सकते हैं, तो एक पेरेंट सेल से 4 पोलन बनते हैं, 1 से 4, क्योंकि हम मियोसिस कर रहे हैं, प्लांट में मियोसिस पढ़ रहे हैं हम। मियोसिस में मेल्स का जो पेरेंट सेल है उसमें एक सेल से 4 पोलन बन रहे हैं, एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। और फीमेल की बात करें, फीमेल में जब, तो एक जो फीमेल मदर सेल होता है या मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, उससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, उनका आगे कोई काम नहीं होता, वो ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, एक फंक्शनल रहता है सेल, ठीक है। जब प्लांट ने अपने गैमीट्स बनाने होते हैं तो जो मेल्स का जो पेरेंट सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, वो मियोसिस करके 4 पोलन बनाता है। फीमेल का भी मेगास्पोर मदर सेल जो है वो 4 ऐसे आगे सेल्स बनाता है, मेगास्पोर्स बनाता है, लेकिन उस 4 में से जैसे पोलन जो है वो चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, ऑल करेक्ट, सभी काम करेंगे, लेकिन फीमेल में क्या है, ये 3 को डीजेनरेट करवा देगा और एक को ही फंक्शनल रखेगा। यानी कि फीमेल में अल्टीमेटली
एक सेल से एक सेल ही बना, इस चीज़ को याद रखना। एक मेगास्पोर या पेरेंट सेल से एक डॉटर सेल ही बना, इस चीज़ को याद रखना और इसको याद रखना। अब मान लो हमारे पास 20 सीड्स हैं, हमें ये पता करना है कि 20 सीड्स कहाँ से आए। सीड क्या होते हैं? जब पोलन ग्रेन और जो एग है, फीमेल प्लांट का जो एग है वो फ्यूज़ कर जाता है तो वो सीड बनाता है। अब मान लो हमें पता करना है ये 20 सीड्स बनाने के लिए हमारे पास कितने पोलन थे स्टार्टिंग में और कितने एग्स थे। ठीक है, 20 सीड्स बनाए यानी कि 20 पोलन होंगे, या हमें मियोसिस कैलकुलेट करनी है। 20 पोलन होंगे, एक पोलन फ्यूज़ करेगा एक एग के साथ तो एक सीड बनेगा। अब 20 सीड थे तो 20 पोलन होंगे, 20 पोलन होंगे और 20 एग होंगे। ये मैथ समझ में आया? एक पोलन एक एग से फ्यूज़ करके एक सीड बनाएगा। हमें उल्टा जाना है, एक सीड है तो एक पोलन और एक एग होगा, 20 सीड है तो 20 पोलन और 20 एग होंगे। अब पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं? एक मदर सेल से 4 बन रहे हैं, ये रिजल्ट है। एक मदर सेल से 4 पोलन बन रहे हैं, 20 कितनों से बने होंगे? इसको हम उल्टा कर देते हैं। ये जो जो हमने ये यूनिटरी मेथड है, जो हमने कैलकुलेट करना है उसको इधर रख देते हैं और इसको इधर रख देते हैं। 4 पोलन एक मदर सेल से बनते हैं, 20 पोलन किससे बनेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 1/4, 4 5 यानी कि 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिलकर बने होंगे। जो 20 पोलन है वो 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिलकर बने होंगे। 1 2 3 4 5, ये आगे 4 में टूटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 8 12 16 20, रिजल्ट आ गया 20 पोलन। ये क्या हुआ? ये मियोसिस हुआ। यहाँ जब हमने 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस करवाई, सब ने 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की मियोसिस करवाई, सब ने 4 पोलन बनाए, उन सभी का कलेक्शन क्या है? 20 पोलन। पोलन बन गए। 20 सीड थे हमारे पास, एक सीड बनाने के लिए एक पोलन और एक एग चाहिए, यानी कि 20 सीड बनाने के लिए 20 पोलन और 20 एग चाहिए। अब 20 पोलन कहाँ से मिलकर बने? जब 4 पोलन एक से मिलकर बन रहे हैं तो 20 पोलन 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5 सेल्स से बनकर बने होंगे। वो 5 सेल जब मियोसिस करे, 4 आगे टूटे तो आगे वो 20 पोलन बनाए। पूरा कंप्लीट एक सर्कल क्लियर हो गया होगा। अब हमें 20 एग्स भी बनाने हैं। 20 एग्स कैसे बनेंगे? 20 एग्स हमने पढ़ा कि एक पेरेंट सेल जो था वो एक डॉटर सेल बना रहा था। देखो ध्यान से, अब देखो पोलन में कितनी मियोसिस हुई है? 1 2 3 4 5। पोलन बनाने के लिए 5 मियोसिस हुई हैं 5 सेल में। एग में हमने पढ़ा था कि एक फीमेल जो है वो 4 बनाती है लेकिन एक ही फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं। तो एंड में एक जो पेरेंट है वो एक डॉटर सेल बनाएगी, यानी कि 20 एग बनाने के लिए 20 पेरेंट सेल्स होने चाहिए। इसका ये नहीं करना कि देखो एक पेरेंट बनाने के लिए एक डॉटर सेल चाहिए, इसको उल्टा लिख सकते हैं हम इस तरह से कि एक डॉटर सेल बनाने के लिए एक पेरेंट सेल चाहिए, 20 डॉटर सेल बनाने के लिए 20 पेरेंट सेल चाहिए। इसको ऐसे नहीं लिखना कि 20 डॉटर सेल बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या मतलब 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये आएगा 5 पेरेंट से ये नहीं मिलकर बन रहा। अगर हम ऐसा करें जैसा हमने पोलन्स के केस में किया, तो फीमेल के भी 5 पेरेंट सेल लिए हमने, इन सब ने आगे मियोसिस करवाई, 1 2 3 4 मियोसिस करवाई, सब ने 4 डॉटर सेल्स बनाए।
हमने पढ़ा कि फीमेल में क्या होता है, 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल रहता है। तीन तीन जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। तो एक पेरेंट से एक ही सेल बन रहा है, एक पेरेंट से एक सेल बन रहा है, एक से एक बन रहा है, एक से एक बन रहा है, एक से एक बन रहा है। तो 20 डॉटर सेल्स थे या 20 एग्स थे तो 20 ही पेरेंट सेल बने होंगे। इसमें पोलन ग्रेन्स वाला सिस्टम नहीं करना, क्योंकि इसमें एंड में एक ही चीज़ बनती है। तो यानी कि 20 डॉटर सेल्स से 20 पोलन सेल्स बने हैं। तो कितने हो गए? जब पोलन बनाना था तब 5 मियोसिस करवानी पड़ी। जब एग बनाना था तब 20 एग से 20 पेरेंट सेल से 20 ही एग्स बने होंगे। तो यहाँ 20 मियोसिस हुई होंगी। 1 2 3 4 5 ये सिस्टम नहीं लगाना। 5 एग्स नहीं बोला, कितने बोला है? 20 बोला है। 20 सीड्स कहाँ से बने हैं? 20 पोलन और 20 एग्स से। 20 पोलन्स, एक पोलन, एक पेरेंट सेल से 4 पोलन बनते हैं, या 4 पोलन एक पेरेंट से बन रहे हैं। 20 पोलन 5 पेरेंट से बनेंगे। 5 पेरेंट जब मियोसिस करेंगे तो हर एक सेल की मियोसिस गिन लो, 5 मियोसिस हो गई। वापस हम 20 पोलन पे आ गए। जब हम 20 एग्स की बात कर रहे हैं तो एक पेरेंट एक सेल बना रहा है मियोसिस करके एक पेरेंट एक ही सेल बना रहा है। तो 20 एग्स, डॉटर सेल्स मतलब 20 एग्स कैसे बने होंगे? 20 पेरेंट से ही बने होंगे। तो फीमेल के केस में 20 एग्स, 20 मियोसिस और ये 5 मियोसिस करके 20, ये मियोसिस करके 20 एग्स बना देंगे। ये 5 मियोसिस करके 20 पोलन बना देंगे। ये आपस में फ्यूज़ करके 20 सीड्स बना देंगे। और मियोसिस कितनी होंगी? 25 मियोसिस हो गई। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि 20 सीड बनाने के लिए कितनी मियोसिस लगेगी? 20 सीड्स बनाने के लिए कितनी मियोसिस लगेंगी? 25 मियोसिस लगेगी। अगर इस न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की आपको किसी भी तरह का डाउट है, मैं प्लीज़ डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन। मैं दोबारा कुछ और एग्जांपल्स लेकर आपको क्लियर करूँगी। लेकिन अभी के लिए ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट है, जिसमें हमने माइटोसिस पढ़ा, मियोसिस 1 पढ़ा, मियोसिस 2 कंप्लीट किया, सिग्निफिकेंस पढ़ा और साथ में हमने न्यूमेरिकल्स किए। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।